आप देख रहे हैं आपका बाजार एक स्ट्रॉन्ग बाइंग बैंकिंग स्पेस में है। आप खास तौर से अगर आप पीएनबी, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, इन सभी बैंकों को देखें तो लोअर लेवल से एक अच्छी बाइंग, कुछ में रिकवरी और कुछ डे हाई के आसपास कामकाज करते हुए। इसके अलावा आप बातचीत कर लेते हैं मनु से, हमारे साथ राजस्थान में मौजूद भी है। मनु जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मनु जी, कहाँ से बोले आप राजस्थान में? मैं राजस्थान से नागौर जिले से बोल रहा हूँ सर। ओके, और सवाल क्या आपका? हाँ सर, पीएनबी के 500 शेयर है मेरे पास 73 पे सर। जी मनु जी, तो फिर मैं ये तो सर मैं खरीदारी इनको आपने जी मनु जी खरीदारी किसी कहने पे की थी आपने? हाँ सर, 1.5-2 महीना हो चुका सर उनको लिए। खरीदारी की किसे कहने पे थी? किसने आपको क्या? रिकमेंड किया नहीं था? सर, नहीं सर, और मैंने खुद ही लिए थे। चले, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन था आपका। 73 रुपए के भाव पे खरीदारी और शेयर 131 आ चुका है। करीब करीब 30 रुपए, रादर 60 रुपए का मुनाफा आपको हो रहा है आपकी इस पोजीशन के अंदर। राजेश, बहुत ही अट्रैक्टिव भाव पर, क्योंकि 68 का लो पीएनबी ने बनाया था उस टाइम पर, और 73 पे नहीं खरीदारी है। मात्र 5 रुपए के डिफरेंस में उन्होंने खरीदारी कर ली और अभी हाई के आसपास काम काज कर रहा है अपने। 136-37 का रिसेंट हाई है, 133-34 पे, 31-32 पे बेचने की, या फिर इस पर इन्होंने सवाल पूछ लिया। आप क्या राय लेना चाहेंगे पीएनबी को लेकर? पहले तो बधाई कबूल करें, क्योंकि बिना किसी की राय के आपने एक बहुत ही अच्छी खरीदी करी, बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने। जहाँ तक पीएनबी का सवाल है, मैं समझता हूँ बिल्कुल बने रहना चाहिए स्टॉक में, अगर आपको समय की कोई पाबंदी नहीं है तो, क्योंकि अभी एक बहुत अच्छा अपसाइड देखा जा सकता है स्टॉक में। जो भी दिक्कतें पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ थी, मुझे लगता है ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी हैं। मैक्सिमम 1 या 2 क्वार्टर्स तक थोड़े एनपीए के मुद्दे रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी होगी, चाहे वो इकोनॉमिक रिकवरी की वजह से हो या कैपिटल इन्फ्यूजन की वजह से हो बैंकों में, मुझे लगता है कि अच्छा अपसाइड देखने को सभी में मिल सकता है। तो बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी, और कोई भी गिरावट आए तो वहाँ और ऐड कर लें। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे पास एसएमएस के जरिए अगला सवाल आया है। दिल्ली से अशोक कुमार जानना चाहते हैं शिवम ऑटो के बारे में। इनका जो सवाल है इसमें इन्होंने बताया कि 2000 क्वांटिटी है इनके पास और 50 रुपए के आसपास इन्होंने शिवम ऑटो में खरीदारी भी की है। सुमित, आपकी क्या सलाह होगी? साक्षी, एक बार स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है, इनकी खरीदी के भाव के आसपास ही चल रहा है स्टॉक। पिछले कई दिनों से कंसोलिडेशन मोड में भी है। अगर इसमें ब्रेकआउट आ गया तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। फिलहाल ब्रेकआउट के लिए इसमें जो ऊपर का लेवल ब्रेक करना होगा वो है 52-53 के लेवल्स के आसपास। तो ये एक लेवल ध्यान रखें, 53 ये लेवल ब्रेक होता है तो ये स्टॉक के अंदर 65 से 70 के मूव देखने को मिल सकते हैं। एट द सेम टाइम नीचे में ये स्टॉक 44 से 45 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो ये वीक हो जाएगा। अभी 49 के आसपास चल रहा है। 44 रुपए के स्टॉप लॉस से स्टॉक में होल्ड की सलाह रहेगी। जी, तो 44 रुपये स्टॉप लॉस रखें, अपनी पोजीशन के अंदर बने रहें, ये आपको राय दी गई है। शिवम ऑटो के संदर्भ में करीब 1% के आसपास की बढ़त अभी देखी जा रही है। 49-45 के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब संतोष कुमार है, मुंबई से मौजूद है। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार संतोष जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। अशोक लेलैंड मैंने लिया हुआ है 99 में। ओके, 200 शेयर है जी। तो अभी तो उसका लेवल बहुत नीचे तक आ गया है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ओके, राजेश, सवाल है इनका अशोक लेलैंड को लेकर। इनकी खरीदारी है करीब 99 रुपये के भाव पर, 200 शेयर इनके पास हैं। 93-94 रुपये के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है, 5 रुपये पर शेयर घाटा है, क्या कर सकते हैं? देखिए, एक अच्छी कंपनी इन्होंने खरीदी है और मैं समझता हूँ कि 2-4 रुपये की गिरावट के लिए ये चिंता ना करें। अपनी समय अवधि को बढ़ाएं, 6 से 9 महीने का रखें, क्योंकि कंपनी की कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। महीने दर महीने जो बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने एक बड़ा बस का ऑर्डर लिया है और इकोनॉमी में अगर रिवाइवल आता है जैसे कि हम सब की उम्मीद है, तो सीवी सेगमेंट में भी एक अच्छी बढ़त बनती हुई नज़र आ रही। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र अशोक लेलैंड में बिल्कुल बने रहें। 110-115 के टारगेट जब अचीव हो जाए तो वहाँ पर मुनाफा वसूली कर लें। जी, अगले सवाल के लिए हमारे पास एक दर्शक का फोन आया है। झारखंड से विशाल ने हमें कॉल किया है। नमस्कार विशाल जी, पूछिए अपना सवाल। जी, वो ऑर्चिड फार्मा में मेरा 200 यूनिट्स है। ठीक है, किस भाव पर खरीदारी की है? 40 के भाव पर। और आपका नजरिया क्या है, क्योंकि उसी के आसपास अभी चल भी रहा है शेयर? ये तो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपने यहाँ निवेश किया है। चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। सुमित, फार्मा स्पेस से ऑर्किड फार्मा, अभी आपको कैसा लगता है? जो इन्होंने खरीदारी की है 40 के आसपास ही है, जिसके आसपास अभी ट्रेड कर भी रहा है। शेयर फिलहाल 1% के आसपास नीचे अभी कारोबार कर रहा है। स्टॉक एकदम लोअर बैंड के आसपास ट्रेड कर रहा है। 44-45 ऊपर का रेजिस्टेंस है। जैसे ही ये स्टॉक 44-45 लेवल ऊपर में ब्रेक करेगा विद वॉल्यूम के साथ, तो स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर स्टॉक 55 से 60 रुपए के स्तर दिखा सकता है।
नीचे में जब तक ये स्टॉक 35 रुपए या 34 रुपए ब्रेक नहीं करता तब तक ये पोजीशन में होल्ड की सलाह रहेगी। 34 रुपए या 35 रुपए का लेवल नीचे में ध्यान रखें और ऊपर में ये स्टॉक का 45 के आसपास का लेवल ध्यान रखें। जैसे ही ब्रेकआउट आता है ऊपर में तो तेजी देखने को मिलेगी, अदरवाइज नीचे का स्टॉप लॉस ध्यान में रखें। तो आपको लेवल बता दिए गए हैं अपर एंड पर भी और लोअर एंड पर भी, दोनों ही लिहाज से अपनी पोजीशन को आप देख सकते हैं। ऑर्किड फार्मा फिलहाल 39.95 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है, एक रेंज के अंदर ही है। इसके अलावा कुछ शेयर्स के ऊपर नज़र डालते हैं जहाँ पे एक मूव आया है, उसमें लक्ष्मी विलास बैंक है, करीब 3% की बढ़त इसमें अब देखी गई है अभी कुछ देर पहले। और उसके अलावा मैंगलोर रिफाइनरी, यहाँ पर भी एक सडन स्पाइक आया है, रादर दे हाई पर यह सिंडिकेट बैंक आपके सामने करीब आधा फीसदी के आसपास पहुंच चुका है। मैंगलोर रिफाइनरी MRPL करीब 3% ऊपर है दिन के ऊपरी स्तरों पर, और लक्ष्मी विलास बैंक भी आपके सामने है 1% के आसपास बढ़त है। लोअर लेवल से शार्प रिकवरी इस शेयर में आई है, 3% के आसपास रिकवरी देखने को मिली है। बातचीत करेंगे कुछ और दर्शकों से भी, हमारे साथ अंकित हैं छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। अंकित जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार अंकित जी, क्या सवाल आपका पूछिए। सर ये गति का शेयर मेरे पास 182.50 का 2000 शेयर है सर इसमें होल्ड करूं कि सर एग्जिट हो जाऊं? जी, आपने जो टाइम फ्रेम रखा है ये कितने समय के लिए? सर 6 मंथ्स के लिए। राजेश, यहाँ पर भी गति को लेकर एक सवाल आया और दोबारा वही शायद GST का ही एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर बातचीत होगी, क्योंकि जो भी कॉलर्स आ रहे हैं लॉजिस्टिक्स स्पेस में जिनकी पोजीशन है वो सब GST को फोकस रख के चल रहे हैं। आप क्या ऐड करना चाहेंगे गति के अंदर? देखिए सुमित, वही कहना चाहूँगा, 50-50 प्रोबेबिलिटी है। अगर GST पास हो जाता है बढ़त मिलेगी, नहीं पास होता है गिरावट हो जाएगी, बहुत रिस्की बैट है, समय सीमा छोटी है। तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा सावधान रहे। और जहाँ तक गति का सवाल है, जो प्राइस ऑलरेडी हो चुके हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद इस वक्त हम नहीं कर रहे हैं। अगर लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ही आपको अपनी पोजीशन बनानी है GST का ही मुद्दा सामने रख करके, तो मैं समझता हूँ कि दूसरी कंपनियाँ जैसे कि TCI या VRL लॉजिस्टिक थोड़े से सस्ते वैल्यूएशंस में मिल रहे हैं, तो वहाँ स्विच कर लें। जी चलिए, दोनों शेयर्स पर आपको राय भी मिल चुकी है और अब वक्त चला है जानने का कि डेरिवेटिव मार्केट से क्या कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं। रजत भी हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद है। रजत, 100 शुरुआत हुई और अभी भी दायरे में कारोबार हो रहा है, क्या कुछ इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं? ट्रेडर्स का फोकस इस वक्त कहाँ है? जी बिल्कुल, रेंज बोर्ड मूवमेंट है लेकिन सरेंडर नहीं कर रहा है मार्केट्स। आज फिर से निचले से एक पुल बैक विजिबल है चार्ट्स पे, 85 के लेवल को वॉलेट करते हुए नजर आए, लेकिन एक पुल बैक मिला। और जो आप बात कर रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, उसमें शानदार रिकवरी, इसलिए निफ्टी बैंक ही अपने आप में यहाँ पर पुल बैक देगी। 100 पॉइंट्स की रिकवरी इंट्राडे लो से निफ्टी बैंक में बनती हुई नजर आई। लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स के लिहाज से लगभग 5 लाख शेयर्स का फ्रेश एडिशन है, 2% के आसपास की पोजीशंस बनी है आज ओपन इंटरेस्ट में। लेकिन अब जो मुद्दा ये है कि जो 8600 का एक लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टिफ रेजिस्टेंस बाजार के लिए बन गया है, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है और प्रीमियम्स में, कॉल्स के प्रीमियम्स में इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा। जब तक बाजार चलेगा नहीं, प्रीमियम्स हिलेंगे नहीं। और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन आज भी लगभग 2.5 लाख शेयर से इजाफा होता हुआ नजर आया। 8500 की पुट और साथ ही साथ 8400 की पुट पिछले कुछ दिनों में बहुत स्ट्रांगली राइट हुई है। आज भी प्रीमियम्स 8% से 11% टूटते हुए नजर आए हैं। अब 8400 की जो पुट है उसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो पहुंच गया 61 लाख। बहुत हैवी पुट राइटिंग दोनों ही स्ट्राइक्स पे होती नजर आ रही है, जिसके कारण एक बेस फाउंडेशन बाजार पे हायर लेवल पे बनता चला जा रहा है। तो इसका सहारा है मार्केट को। 8400 और 8500 का लेवल निचले स्तरों पे भी वायलेट होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो एक रेंज समझ लें आप, बाजार एक 100 अंकों की रेंज पे ही कामकाज करता हुआ नजर आएगा। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो आज तेजी दिखा रहे हैं, बैंकिंग स्टॉक्स तो है ही, लेकिन मदरसन सुमी सुबह से बहुत एक्टिव है। देखिए ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से 1% के आसपास की पोजीशन बनी है, लेकिन कल से ये स्टॉक काफी एक्टिव हुआ है F&O में और आज भी अच्छे गेंस के साथ कामकाज कर रहा है। टाटा मोटर्स ये भी कल तेज हुआ था और आज के सत्र में भी 4.5% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा देखने को मिला। स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी देखने को मिल रही है। ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से स्ट्रॉन्ग पोजीशन OMCs में भी नहीं है, लेकिन HPCL परसेंटेज के लिहाज से काफी स्ट्रॉन्गली एक्यूमुलेट करता हुआ नजर आया। आज परसेंटेज रिटर्न शानदार दिए हैं। CSC एक और स्टॉक जो कल के सत्र में भी एक्टिव था और आज भी इसने मोमेंटम जनरेट किया। इस स्टॉक में भी प्राइस एस्केलेशन शानदार देखने को मिल रही है। एक स्टॉक जो कंप्लीटली डिसअपॉइंट करके गया वो है माइंडट्री, नतीजों के बाद एकदम से स्लिप हुआ और ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से 11% का फ्रेश एडिशन है, यानी कि 2.5 लाख शेयर से ज्यादा का एडिशन। ताजा बिकवाली के आंकड़े और कंप्लीटली नेगेटिव चार्ट्स आज के सत्र में। जी, तो माइंडट्री नंबर्स के बाद बिकवाली और जो कुछ हद तक कामकाज जिनमें बड़ा है डेरिवेटिव साइड पे, वो एटलीस्ट मदरसन सुमी ऐसी शेयर है जहाँ पर खबरें भी हैं और खबरों के बीच में कुछ एक्टिविटी इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजत आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सब बताने के लिए। हमारे साथ चंदन है, आसाम से मौजूद है। चंदन जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार चंदन जी, क्या सवाल आपका पूछिए। सर पहला तो बात यह है कि हम लोगों का साइड में पावर कट का प्रॉब्लम है, तो लाइन प्लीज डिस्टेंस मत कीजिएगा। और दूसरा नंबर बात है सर, हमारे पास में डाबर लिया हुआ है, 330 का खरीद है, 200 शेयर है, तो और आज इसका आपका AGM भी है, तो सर इसका क्या अनुमान है और कैसा ये मतलब हमको बेनिफिट दे सकता है कि नहीं, वो थोड़ा पता करना था सर। ओके,
राजेश, इनका सवाल, एक तो आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं होगा चंदन जी, आप फ़ोन पे बने रह सकते हैं। राजेश, इनका सवाल डाबर पर है। 330 रुपये के भाव पे खरीदारी है, 200 शेयर इनके पास डाबर के हैं, 312 रुपये का मौजूदा स्तर है। हालिया तेज़ी और नए हाई जो डाबर ने बनाए हैं उसमें शायद इन्होंने निवेश किया है। क्या कर सकते हैं आप डाबर में? देखिए, बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाना मुश्किल है इस स्टॉक में, क्योंकि जो भी पॉजिटिव्स थे ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। ऐसी खबरें हैं, मॉनसून अच्छा होने वाला है जिससे रूरल इकोनॉमी में बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, वहाँ से डिमांड निकल कर आएगी। जीएसटी पास हो जाता है, वो भी एक पॉजिटिव है एफएमसीजी सेक्टर के लिए। तो ये दो ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर दारोमदार है कि स्टॉक यहाँ से 350 के लेवल आए। बट मुझे लगता है कि अपर लेवल्स आ चुके हैं स्टॉक के, जहाँ भी मौका मिले वहाँ निकल जाना चाहिए। अगर एफएमसीजी में रहना चाहते हैं तो मैरिको या आईटीसी बेहतर बेट साबित हो सकते हैं। जी, तो मैरिको और आईटीसी दो विकल्प एफएमसीजी स्पेस में अगर आप तलाश रहे हैं तो उसमें आप निवेश कर सकते हैं। डाबर में तेजी मिले, लॉस मिनिमाइज हो, आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए, इस बीच एक और एक्सक्लूसिव खबर आ रही है, वो भी आपको बताते हैं। टेलीकॉम स्पेस से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव खबर है कि जो दूरसंचार विभाग ने कई कंपनियों को, यानी 6 कंपनियों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। दरअसल ये एक मामला जो कि 45,000 रुपये की अंडर रिपोर्टिंग का था, उस मामले में कहीं नोटिस भेजने शुरू कर दिया। असीम के पास इनफैक्ट पूरी खबर, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। असीम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो पूरा मामला समझाइए। जी देखिए, जो सीएजी है उसने टेलीकॉम कंपनियों का ऑडिट किया था 4 साल का, 2006 से लेकर के 2010 तक का, और पाया था कि टेलीकॉम कंपनियों ने अंडर रिपोर्टिंग की है और 45,000 करोड़ रुपए की अंडर रिपोर्टिंग थी, जिससे सरकार को करीबन 12,448 करोड़ रुपए का जो है नुकसान हुआ है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट जो है मार्च में जो दूरसंचार विभाग है उसको सौंपी थी। अब दूरसंचार विभाग ने उसके आधार पर टेलीकॉम कंपनियों को नोटिस भेजने की शुरुआत कर दी है। कल ये पहला बैच जो है नोटिस का गया है। 100 से 150 करोड़ के नोटिस जो है वो 6 कंपनियों को गए हैं। आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर दूरसंचार विभाग पूरी कार्रवाई जो है वो खत्म कर लेगा, यानी कि करीबन 12,000 करोड़ रुपए के डिमांड नोटिस जो है वो टेलीकॉम कंपनियों को भेज दिए जाएंगे। जी असीम, लेकिन शुरुआती दौर में पहले सर्किल के लिए यहाँ पर नोटिस भेजे गए हैं, ये आगे कितने जो फेजेस हैं उसमें जारी रहने वाले हैं? देखिए, दूरसंचार विभाग अभी फिलहाल असेसमेंट कर रहा है। करीबन 22 सर्किल है, टेलीकॉम सर्किल है, जिनके अंदर की नोटिस इन कंपनियों को जो है वो भेजना है। तो अभी फिलहाल पहला असेसमेंट कंप्लीट जो है दूरसंचार विभाग का हुआ है और कल ही विभाग ने नोटिस जो है टेलीकॉम कंपनियों को जारी जो है वो कर दिए हैं। इसके बाद अब दूरसंचार विभाग जैसे जैसे असेसमेंट कंप्लीट करता जाएगा, बाकी सर्किल्स के नोटिस भी है वो कंपनियों को जाने शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल दूरसंचार विभाग को उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर पूरी प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट कर लेगा, तो करीबन 12 करोड़ रुपए का नोटिस जो है वो टेलीकॉम कंपनियों को भेज दिए जाएंगे। राइट असीम, ये भी बताइए कि कौन सी कंपनियों को सबसे पहले ट्रांच में यहाँ पर नोटिस भेजे गए हैं, और रिकवरी के लिए क्या आपने बातचीत की है किसी भी टेलीकॉम कंपनी से? आपकी बातचीत हुई है कि उनको ये जो नोटिस मिले हैं उसके ऊपर वो क्या एक्शन लेने वाले हैं? जी देखिए, ये 12,000 करोड़ रुपए के आसपास की अंडर रिपोर्टिंग थी और टेलीकॉम कंपनियों ने अभी फिलहाल दूरसंचार विभाग ने भी 6 कंपनियों को नोटिस भेजे हैं। अलग अलग सर्किल के लिए उनको ये नोटिस जो है वो भेजा गया है। अब कंपनियों से जब मैंने बात की तो कंपनियों का कहना था कि ये मामला सारा कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। एजीआई की डेफिनेशन पर अभी कोई भी फैसला जो है वो नहीं हुआ है, तो उसको वो कोर्ट के अंदर जो है इसको चैलेंज दोबारा करेंगे और उसको कोर्ट से इसके ऊपर स्टे जो है वो लेंगे। लेकिन दूरसंचार विभाग का कहना है कि ये डिमांड उनके ऊपर कंपनियों के ऊपर बनती है और हम डिमांड के हिसाब से इनके ऊपर नोटिस जो है वो भेज रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका असीम, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए।